अब देखना ये है कि इस आलमी मंजरनामे के बदलने के नतीजे में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और पाकिस्तान के अंदरूनी माशी माशरती हालात पे क्या असरात हुए। तो हम ये देखते हैं कि उसी ज़माने में यहाँ एक अपस्टार्ट मर्केंटाइल कैपिटल ने इमर्ज किया, जिसको शरीफ फैमिली लीड कर रही थी, लेकिन उसके साथ चौधरी शुजाअत और बहुत से सेंट्रल पंजाब का जो मर्केंटाइल एलिमेंट है, जो दरअसल 77 में PNA की मूवमेंट का बैकबोन था और फिर ज़िया-उल हक के ज़माने में इन्होंने क़ुव्वत हासिल की थी। ये अर्ली 90s में जब नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनता है, ये जो नौदौलतिया मर्केंटाइल क्लास आई, इनका तसव्वुर ये था कि ये रियासत के ऊपर हावी हैं, रियासत के प्रोसीजर्स, रियासत के मामलात, वो अब ये उससे आज़ाद हैं और एक बादशाह या एक मुतलक़ान हैसियत में ये जो चाहें ये फ्री हैं। चुनांचे इन्होंने जब यहाँ प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और मोटरवे के ऊपर प्रोजेक्ट हुआ, तो वो इन्होंने वो जो लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं कि PC1 होता है, कैबिनेट अप्रूवल होती है, कैबिनेट की अप्रूवल होती है, उन सारे प्रोसीजर्स को बाईपास करते हुए इन्होंने जो उस वक्त की इत्तलात थी उसके मुताबिक सिरी पाए के नाश्ते पे बैठ के मोटरवे का मुआहदा जो है वो साइन किया। और इसी किस्म की हरकतें इन्होंने जब शुरू की और स्टेट के प्रोसीजर्स को बाईपास करना शुरू किया, तो इसहाक़ खान से इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से मुसल्लह अफवाज से भी इसी हवाले से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि ये एक तरह का अपने आप को स्टेट से ज़्यादा सुपीरियर चीज़ समझने लगे थे और इसी को ये लोग कहते थे कि ये सिविल है, ये सिविल सुप्रीमेसी है। इसका ताल्लुक़ मिलाएं अब जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल कैपिटलिज़म इमर्ज हुआ, ये ग्लोबल कैपिटलिज़म के इस एजेंडे का हिस्सा बन गए कि जिसमें रियासत को कमज़ोर किया जाना था और प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाना था। वहाँ से इन्होंने क़ुव्वत हासिल करनी शुरू की और उसके हवाले से हम देखते हैं कि जो 90 की दहाई है उसमें शरीफ और बेनज़ीर आते गए जाते गए और ये सिविलियन और एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हमें चलता हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी दौरान में जो एक अहम बात नोट करने वाली है कि हम देखते हैं कि जो इकानवे के बाद एक क्वालिटेटिव चेंज आई थी दुनिया में, उसमें कहीं हमें मार्शल लॉ लगते हुए नज़र नहीं आते। यहाँ भी नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान जो एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई थी, उसके नतीजे में मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, मार्शल लॉ नहीं लगाया क्योंकि इंटरनेशनल अप्रूवल मार्शल लॉ को हासिल नहीं थी। मार्शल लॉ के बजाय उसने चीफ़ एग्जीक्यूटिव का टाइटल इख्तियार किया और मार्शल लॉ रेगुलेशन जारी नहीं हुए, मार्शल लॉ की अदालतें नहीं लगीं, फ़ौजी अदालतें जो हमने याह्या खान, अयूब खान और ज़िया-उल हक के ज़माने में देखी थी वो नहीं थी। मीडिया पे भी पाबंदियाँ नहीं, बल्कि मीडिया आज़ाद हुआ। मीडिया के हाउसेस ने, हम देखते हैं कि जब वो आया है पावर में तो 1-2 चैनल थे, जब वो गया है इक़्तिदार से तो कोई 50-60 चैनल थे। तो ये एक डिफरेंट किस्म का सिनारियो था। मैं कोई आई एम नो सपोर्टर ऑफ मुशर्रफ, लेकिन जब हम तारीख़ का तजज़िया करते हैं तो हमें उन हक़ाइक़ को पेश नज़र रखना होता है कि क्या क्वालिटेटिव चेंज आई। क्वालिटेटिव चेंज ये थी कि अब फ़ौज की सरपरस्ती अमरीकी और बैरूनी ताकतों की तरफ से वो नहीं रही थी जो कि सर जंग के ज़माने में होती थी। तो ये जो मुशर्रफ का दौर है, इसमें भी हम देखते हैं कि एक खींचातानी जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके और मुशर्रफ के दरमियान 9/11 के बाद ख़ास तौर से शुरू हो गई थी। डू मोर और अफ़गान पॉलिसी, फिर उसामा बिन लादेन, फिर तालिबान, फिर ये धमाके यहाँ जिस तरीके से उस ज़माने में हलाकतें हुई, वो एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट का दौर है जिसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट और बैरूनी ताकतों के दरमियान एक टकराव है, जिसके अंदर रेमंड डेविस और बहुत सारे वाक़यात हैं, आप उससे वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ हाइलाइट्स के ऊपर ही रहूँगा कि फिर एक अहम जो मोड़ आता है इसमें, वो आता है कि ये जो वेस्टर्न पावर्स का एजेंडा था कि यहाँ पर सिविलियन कवर के अंदर अपने एजेंडे को उन्होंने पुट फॉरवर्ड करना है, उसके लिए उन्होंने फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में अरेंज कराया।
उसके बारे में कंडोलीज़ा राइस ने भी ये कंफर्म किया है कि उसके पीछे जो मगरबी ताकतें थीं उनका गठजोड़ था, जिन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कराया जिसमें यह तय हुआ कि पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ आपस में बारियां बदलेंगे और 5-5 साल एक दूसरे को ये सपोर्ट करेंगे। फिर वो जो अज़ली दुश्मन थे उन्हें हमने बाहम बगलगीर होते हुए भी देखा, और वो मंज़र देखे दुनिया ने जो कभी सोचते भी नहीं थे कि भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली इस तरह से आपस के अंदर मिल जाएंगे। ये बैरूनी हुकूमतों और ताकतों ने ये मेल मिलाप अरेंज किया। फिर मुशर्रफ पर दबाव डाला गया कि वो NRO दे ताकि इनका इक़्तिदार में आने का रास्ता जो है वो खुले, और इस तरह से फिर 2008 के इलेक्शंस हुए जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया के हवाले से भी एक पॉइंट का इजाफ़ा कर दूं कि जो चीफ़ जस्टिस बहाली की तहरीक शुरू हुई और जो चीफ़ जस्टिस के हवाले से मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक हुई, उसको भी बाहर से हिमायत हासिल थी। और वो जो जिसको अब मैं कहूँगा कि एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट जो ग्लोबल कैपिटलिज़म के एजेंडे को पुश फारवर्ड करने के लिए क़ुव्वत थी, उनकी तरफ से उसको हिमायत हासिल हुई और मुशर्रफ के ऊपर दबाव डाला गया, और फिर बिलाखिर ज़रदारी के दौर में इसको बहाल किया गया। और ये जो मनाज़र हैं हमारे पास 2008, 9 और 10 के, उसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन होती हुई। उसी के अंदर फिर वो मेमो गेट भी हुआ। हुसैन हक्कानी के थ्रू इन्होंने अमरीका से कहा कि हमारा तख्ता ना उलटते, आप हमारी मदद को आएँ। तो एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाव की कैफियत, ये सिविल मिलिट्री और सिविल के पीछे जो मफादात और जो ताकतें, इसको हमें जब भी हम तज्ज़िया करें सिविल मिलिट्री का, उसमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सिविल वो नहीं है जो कि सर जंग के दौर का सिविल होता था, जिसके पीछे अवामी और जमहूरी एजेंडा होता था। ना ही ये मिलिट्री वो मिलिट्री है जो अमेरिका के साथ एक पेज पे होती थी, ना ही ये अदलिया वो अदलिया है जो सर जंग के दौरान में फ़ौज के साथ मिलके अमरीकी इम्पीरियलिज़म के एजेंडे पर एक पेज पे होती थी। इनके दरमियान हमें फ़ासले और इनके दरमियान इख्तिलाफ़ हमें नज़र आते हैं।